हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी से फिर से मिल रहा हूं और आज मैं आप लोगों से इग्नू के एक प्रोग्राम जिसका नाम है BAG, उसका एक सब्जेक्ट है BEGC 134 जिसका टाइटल है रीडिंग द नोवेल। इस पे डिस्कशन करने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है BEGC 134 ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है और ये फोर्थ सेमेस्टर या फिर कह लें कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और इसका जो एग्जामिनेशन है, जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है, वो आपको होने वाला है 9 मार्च 2022 को, मतलब 9th ऑफ मार्च 2020 को। ठीक है। और आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, इसी बुक के बारे में और इसमें जो मौजूद चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, इसी पर डिस्कशन आज मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं वीडियोस बहुत दिनों से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, टाइम का अभाव है। आप लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। और एक समस्या ये भी है कि आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं मुझे, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम आता है तो वीडियोस देख लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और फिर भूल जाते हैं मेरे को। तो ऐसे में क्या होता है कि मुझे दिक्कत होती है। मैं वीडियोस तो बनाता हूं बट उसका कोई रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है, इस वजह से मैं वीडियोस बनाना छोड़ दिया हूं। मुझे अब पसंद नहीं है वीडियो बनाना। खैर, अब उन सब बातों पे तो चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सीधे सीधे अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिस पे आज हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को आगे की ओर लिए चलता हूँ। ये है BEGC 134 रीडिंग द नोवेल। ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे जरा सा पेन और जो पेन है, उसके बाद आपको इरेजर है, ये सब देख लेता हूँ कैसे कैसे ये काम करता है। मैंने इससे पहले इसको अच्छी तरीके से यूज नहीं किया है। मैं आप लोगों से डायरेक्ट जब वीडियो बना रहा हूँ तभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा पेन, यहाँ पे है BEGC 134 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये है रीडिंग द नोवेल, मतलब BEGC 134 सब्जेक्ट कोड है और रीडिंग द नोवेल ये सब्जेक्ट टाइटल है, ठीक है। तो ये बात तो ये रही दोस्तों, ठीक है। इरेजर से मैं इसको इरेज कर दूं जरा। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो बुक है, इसका नाम है BEGC 134 रीडिंग द नोवेल। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एडिंग द नोवेल हो गया है। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत है। खैर, ये मेन मुद्दा नहीं है। हम लोगों का मुद्दा है कि ये जो बुक है, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं और हमें एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, हमें उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो मेनली जो है दोस्तों, 4 ब्लॉक हैं BEGC 134 के अंदर। पहला ब्लॉक है द नोवेल एंड इंट्रोडक्शन। इसमें आपको 3 ब्लॉक होंगे, सॉरी 3 यूनिट्स हैं मेरे ख्याल से। पहला है नोवेल इंट्रोडक्शन, उसके बाद एस्पेक्ट ऑफ नोवेल 1, दूसरा एस्पेक्ट ऑफ नोवेल 2। उसके बाद है द अवेकनिंग बाय कैटे चॉपिन। द अवेकनिंग एक नोवेल है, ठीक है, और ये लिखा गया है कैटे चॉपिन के द्वारा। इस पर डिस्कशन हमें करना है। तीसरा है प्रजा या पराजा बाय गोपीनाथ मोहंती। गोपीनाथ मोहंती के द्वारा लिखा गया है प्रजा या पराजा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अबे। चिनुआ अबे ने इस नोवेल को लिखा है। तो ये 4 ब्लॉक है दोस्तों, जिसमें अलग अलग यूनिट्स हैं। इस पर डिस्कशन हमें करना है। हालांकि दोस्तों, हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, ठीक है। सीधे सीधे मैं आप लोगों को टू द पॉइंट बातें बताऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे। और जैसे ही आप लोग उसको समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं भी यहाँ इंग्लिश में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, तो आप लोग मिला जुला के आंसर लिख देंगे और आप लोगों को बेहतरीन नंबर, बेहतरीन मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों, मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को शॉर्ट में हर एक चैप्टर की समरी बता दूंगा और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को आंसर डिस्कशन भी करा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, सुविधा हो और आप लोग सीधे सीधे एग्जाम में जा करके जो मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं उनको सुन करके आप अभी रख लेंगे दिमाग में, तो एग्जाम में जाके एग्जाम में अपियर होके अच्छे से लिख लेंगे और आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली 4 ब्लॉक है दोस्तों। एक है द नोवेल एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा है द अवेकनिंग बाय कैटे चॉपिन। तो ये जो 4 ब्लॉक है दोस्तों, इनमें से 2 ही ब्लॉक का डिस्कशन आज मैं करने वाला हूँ, जिसमें से ये 2 ब्लॉक है द नोवेल एंड इंट्रोडक्शन, द अवेकनिंग बाय कैटे चॉपिन, क्योंकि इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम से एक चीज मुझे ध्यान आया दोस्तों, आप लोगों ने संभवतः कोई एग्जाम अब तक दिया नहीं होगा। मतलब मेरा कहना यह है कि इग्नू में जब से आपने एडमिशन लिया है तब से आप लोगों को प्रमोशन ही मिल गया है, तो आप लोगों ने संभवतः कोई एग्जाम दिया नहीं होगा। तो
आप लोगों को क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अमूमन इग्नू के मैक्सिमम सब्जेक्ट कोड में क्या होता है कि 2 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। कितने सेक्शन? 2 सेक्शन। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जरा सा, और ये माउस से लिख रहा हूं मैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है। पहला सेक्शन होता है ए वाला, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सेक्शन होता है बी वाला, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें से होता क्या है कि आपको दोनों सेक्शन में से केवल, मतलब दोनों सेक्शन में से केवल कुल 10 प्रश्न हो गए, कुल जो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, उनमें से 5 क्वेश्चन के ही आंसर देने रहते हैं। ए सेक्शन और बी सेक्शन मिला के 10 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जाम में करने होते हैं। लेट सपोज कि आपने पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो दूसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। या फिर अगर आपने पहले सेक्शन से 2 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो दूसरे सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहां पर एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, या फिर एक बात याद रखें दोस्तों, कि आपको एक ही सेक्शन से 5 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल नहीं देने हैं। या तो पहले सेक्शन से 3 दीजिए, दूसरे सेक्शन से 2 दीजिए, या फिर पहले सेक्शन से 2, दूसरे सेक्शन से 3। तो पहला पैटर्न तो ये है जो मैक्सिमम सब्जेक्ट कोड में देखने को मिलता है। दूसरा पैटर्न ये होता है दोस्तों कि ओवरऑल एक क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ठीक है, जिसमें से किन्हीं 5 का आंसर आप लोगों को देना होता है, ठीक है। या फिर ओवरऑल 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसको लिखना अनिवार्य होता है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बाकी 7 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, जिसमें से कोई भी 4 प्रश्न आप आंसर करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसका आंसर आपने लिख दिया। बाकी 7 में से 4 आपको बनाने, मतलब 7 का ऑप्शनल है, 7 में से 4 बना दिया तो टोटल 5 हो गया। ये 4, ये वाला 4 प्लस 1 5, मतलब 5 प्रश्न आपके हो गए। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों रहता है इग्नू में सब्जेक्ट के एग्जाम लेने का, ठीक है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आंसर करना है। अब सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे द नोबेल एंड इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, सुविधा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों नोबेल, ठीक है। चैप्टर का नाम है द नोबेल एंड इंट्रोडक्शन। नोबेल, जैसे हम दोस्तों सीधे सीधे हिंदी में बात करते हैं, हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, या फिर कह लें कि भारत के अधिकतर लोग जो है 40 to 50% लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी में नोबेल को कहते क्या है? तो हिंदी में नोवेल को कहते हैं दोस्तों उपन्यास, ठीक है। उपन्यास क्या है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत से उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने अपने उपन्यास लिए, जैसे प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। उसके बाद अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने उपन्यास लिखे, जैसे कि गोदान है, गबन है, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है, ठीक है। और उसके बाद आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का है कुछ बुक्स, जैसे कि आपको मेरे ख्याल से ब्राह्मण की बेटी है, ठीक है। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ है। ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं, ठीक है। अब उपन्यास क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे एक छोटी कहानी होती है ना, जो कि 2 4 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज में सिमट जाती है, तो उसे हम कहानी कहते हैं। अब कुछ कहानी ऐसी भी होती है जो 200 150 300 पेजेस में लिखी जाती है। उसका उसकी एक सीमा जो कह लें कि वो होती नहीं है। जैसे कि एक स्टार्टिंग हुआ, दिल्ली में एक कहानी को गढ़ने की शुरुआत की गई। एक लड़की है, दिल्ली में रहती है, बचपन में 15 साल की उम्र में वो कहानी स्टार्ट होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, 15 साल की उम्र में कहानी स्टार्ट होती है, दिल्ली में वो लड़की रहती है, और इस तरह से वो अपना काम करते जाती है, नौकरी पा लेती है, दिल्ली से चंडीगढ़ चली जाती है, चंडीगढ़ में फिर वो कुछ नया काम करती है, इस तरह से फिर उसके बाद अंतिम में जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है या मर जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत लंबा चौड़ा एक स्टोरी चला जाता है, जो कि 150 200 पेज का हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। उपन्यास का सीधा सीधा मतलब हम ये कह सकते हैं कि लंबी स्टोरी जो कि 200 150 250 300 पेजेस में लिखी जाए, वो सीधे सीधे उपन्यास कहलाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में बात कर लेते हैं। नोबेल, नोबेल क्या है? नोबेल जो है दोस्तों, ये वर्ड है एक इटालियन, ठीक है। मतलब नोबेल जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड से निकला है। इटालियन वर्ड है नोबेला। इसी नोबेला से, एक सेकेंड मैं पेन ले लूं जरा, इसी नोबेला वर्ड से निकला है नोबेल, ठीक है। और ये नोबेला जो है एक इटालियन वर्ड है। क्या, कैसा वर्ड है? इटालियन वर्ड है। इस नोबेला या नोबेल का मतलब होता है न्यू, न्यूज, समथिंग न्यू, शॉर्ट स्टोरी। मतलब हम ये कह सकते हैं नया, कुछ नया,
छोटी स्टोरी, छोटी कहानी या छोटी से थोड़ी सी बड़ी कहानी नॉवेल है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम सीधे कह सकते हैं कि ए नॉवेल इज रिलेटिवली अ लॉन्ग वर्क ऑफ नैरेटिव फिक्शन यूजुअली रिटेन इन प्रोज फॉर्म एंड विच इज टिपिकली पब्लिश्ड एज अ बुक। अब अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, अ नॉवेल इज रिलेटिवली अ लॉन्ग वर्क ऑफ नैरेटिव फिक्शन नॉर्मली और यूजुअली रिटेन इन प्रोज फॉर्म एंड विच इज टिपिकली पब्लिश्ड एज अ बुक, तो हम ये कह सकते हैं हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक नॉवेल जो होता है, एक उपन्यास जो होता है, एक लॉन्ग वर्क होता है, नैरेटिव फिक्शन, कथा के तौर पे लिखा गया, कथा के रूप में या कहानी के रूप में लिखा गया एक लंबा सा फिक्शन होता है दोस्तों, जो एक तरह से काल्पनिक। ठीक है, तो कथा के रूप में लिखी गई एक काल्पनिक कहानी या एक लंबी सी काल्पनिक कहानी होती है नॉवेल, जो कि प्रोज गद्य विधा में लिखी जाती है, मतलब कहानी के फॉर्मेट में। गद्य और पद्य के बारे में हम कभी बाद में बात कर लेंगे। दो मिनट के बाद ही मैं आपको प्रोज और फिर वर्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो सीधे सीधे समझ लेते पहले नॉवेल को। नॉवेल उपन्यास एक तरह से काल्पनिक कहानी होती है जो कि गद्य कहानी के फॉर्म में, कहानी के रूप में लिखी जाती है और इसे टिपिकली पब्लिश किया जाता है एक बुक के फॉर्मेट में। ऐसा है दोस्तों कि जो छोटी कहानी होती है तो एक बुक में तो बहुत सारी कहानियां आ जाती हैं। एक छोटी सी 150 पेज की पुस्तक है, उसमें 50-25 कहानी तो निश्चित ही आ जाएगी। लेकिन जो नॉवेल है वो एक नेरेटिवली जो लॉन्ग वर्क होता है, लॉन्ग नेरेटिव फिक्शन होता है, लंबी काल्पनिक कहानी होती है जो कि गद्य कहानी के रूप में होती है और ये एक बुक के रूप में पब्लिश होती है। मतलब एक बुक में सिर्फ और सिर्फ एक कहानी होती है, चाहे वो 150 पेज की हो, 200 पेज की हो, 250 पेज की हो। तो मुझे लगता है कि आप नोवेल को समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या डिस्कस करना है। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ नॉवेल। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं नॉवेल के, जैसे पिकारेस्क्यू नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, इपिस्टोलरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, पेस्टोरियल नॉवेल, पेस्टोरल नॉवेल या पेस्टोरियल नॉवेल भी कहते हैं, बिल्डंग्स रोमन नॉवेल। तो ये अलग अलग नॉवेल हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि अब हम इसको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि मैं 1 से 2 वीडियो में पूरा बीईजीसी 134 बुक को समाप्त नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को पहले समरी बता देता हूँ, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में, तो जब मैं उसको डिस्कशन करूंगा या उससे आप लोगों से डिस्कशन करूंगा उसके बारे में, तो उस समय आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जब डिस्क्राइब करूंगा तो मुझे लगता है आप लोग चैप्टर को भी समझ जाएंगे और आराम से एग्जामिनेशन में जाकर के अपने जो एग्जाम है वो देंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। पिकारेस्क्यू नोवेल की बात करते हैं दोस्तों। ये स्टार्टिंग पॉइंट है नोवेल का। ये मेरे ख्याल से अभी तो मुझे थोड़ा दिमाग से मेरे दिमाग से उतर रहा है, शायद फ्रेंच या स्पेनिश से। जो फ्रेंच और स्पेनिश मूवमेंट हुआ था जब नोवेल की शुरुआत हुई थी, फ्रेंच और स्पेनिश लोगों ने इस तरह के नोवेल का प्रयोग किया था, ये जो पिकारेस्क्यू नोवेल। और पिकारेस्क्यू नोवेल की एक खास बात ये थी दोस्तों कि ये एपिसोडिक होता था नेचर में। मतलब एपिसोडिक का मतलब एपिसोड दर एपिसोड होता था। जैसे कि अभी आप लोग सीरियल देखते हैं ना, एक एपिसोड आज चला तो दूसरा एपिसोड कल चलेगा, तीसरा एपिसोड परसों चलेगा। तो ये एपिसोडिक नोवेल होता था, जिसमें कि जो नोवेल जो कहानी होती थी वो एपिसोड के फॉर्म में होती थी, और इसलिए लूजेस्ट फॉर्म ऑफ नोवेल जो है इस पिकारेस्क्यू नोवेल को कहा जाता है। क्योंकि ये लूज का मतलब ये है कि एकदम टूटा फूटा होता था, लूज होता था, टूटा फूटा होता था। एक एपिसोड अभी चला, दूसरा फिर चला, फिर तीसरा चला। इसी पिकारेस्क्यू नोवेल के अंतर्गत ही नोवेल की 2-3 वॉल्यूम्स चलाई जाती थी अलग अलग समय। मतलब एक क्या होता था कि एक वॉल्यूम आज निकाल दी गई, फिर दूसरा इसके जो अगली अगली कहानी है वो एक सप्ताह के बाद निकाली जाएगी, उसकी जो अगली कहानी है 1 सप्ताह के बाद में। जैसे कि आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी दोस्तों, 2 पार्ट में है। पहला तो एक तो बाहुबली पार्ट 2 पहले ही दे दिया गया और उसके 1 साल बाद बाहुबली का पार्ट 1, या आप लोग कहेंगे बाहुबली पार्ट 1 पहले 1 साल पहले दिखाया गया और उसके 1 साल के बाद बाहुबली पार्ट 2 दिखाया गया। तो इसी तरह का पिकारेस्क्यू नोवेल होता था दोस्तों। हालांकि आजकल ये पिकारेस्क्यू नोवेल नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा हो गए, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो गई है। तो अब क्या होता है कि बुक को छापने में ज़्यादा पैसे की लागत नहीं आती है, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, तो अब आसानी से एक ही वॉल्यूम में सारे नॉवेल को लिख दिया जाता है और पब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। इसमें क्या होता था कि पहले प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, ज़्यादा प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, लोगों को दिक्कत होती थी, लोगों के पास इतना समय भी नहीं था कि उतना लंबा मोटा सा जो नॉवेल है उसको पढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था कि वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या एपिसोड बाय एपिसोड नॉवेल को पब्लिश किया जाता था। और एक समय था जब स्टार्टिंग हुआ था पिकारेस्क्यू नॉवेल का, तो उस समय क्या होता था कि 3 वॉल्यूम में मैक्सिमम नॉवेल को पब्लिश किया जाता था, जिसे 3 डेकर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
अब उसके बाद है गॉथिक नोवेल दोस्तों। एक्चुअली गॉथिक नोवेल जो है पिकारेस्की नोवेल के बाद का नोवेल है। पिकारेस्की नोवेल जब बंद हो गया, मतलब उसको लोगों ने लाइक करना बंद कर दिया गया, तो फिर गॉथिक नोवेल की एंट्री होती है नोवेल लिटरेचर में, या नोवेल एज या विक्टोरियन एज में, ठीक है। तो नोवेल में गॉथिक नोवेल की एंट्री होती है दोस्तों। गॉथिक नोवेल क्या है? गॉथिक नोवेल जो है सिंपली कुछ नहीं है, रोमांटिसिज्म का एक सक्सेसर है। अब रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म ड्रामा का एक कह सकते हैं कि पार्ट है दोस्तों। जब अभी नोवेल जो है हमें देखने को मिल रहा है, नोवेल तो बहुत बाद का है, 17वीं 18वीं शताब्दी से नोवेल लिखना स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले ड्रामा हुआ करता था, ठीक है, और कविताएं हुआ करते थे। जैसे ड्रामा वाला जो पोर्शन है वो हम लोग बीईजीसी 133 में कवर करेंगे, या आप लोगों ने पढ़ा होगा शेक्सपियर का ड्रामा मैकबीथ था, उसके बाद बाथशेबा एवर्डीन की एक स्टोरी है। तो ऐसे जो है अलग अलग ड्रामा हुआ करते थे, ठीक है। उस समय का जो ड्रामा होता था उसमें रोमांटिसिज्म भरा होता था, रोमांटिक होते थे, जो कैरेक्टर होते थे रोमांटिक होते थे, ठीक है। तो ये जो गॉथिक नोवेल था उसी रोमांटिसिज्म का एक हिस्सा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग था दोस्तों। जो गॉथिक नोवेल के अंदर क्या होता था कि जो कैरेक्टर होता था वो रोमांटिसिज्म से भरा होता था, मतलब रोमांटिक होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेममय होता था, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़े सुपर नेचुरल पावर्स हुआ करते थे। सुपर नेचुरल का मतलब जैसे कि वो सुपरमैन हुआ करता था, या उसे कुछ जादुई शक्तियां आती थी, जैसे कि वो लड़कियों को आकर्षित कर सकता है। तो ऐसे नोवेल जिसमें कि रोमांटिसिज्म भरा हो, ठीक है, रोमांटिक लोग हो, रोमांटिक कैरेक्टर हो, लेकिन उसमें थोड़े से अनइवन सुपर नेचुरल पावर हो। उस समय लोगों ने उस सुपर नेचुरल पावर को मतलब अपने तरफ अच्छे से आकर्षित समझा था, ठीक है। मतलब लोग जो थे उस समय में क्या करते थे, सुपर नेचुरल पावर और रोमांटिसिज्म को मिक्स करके पढ़ना पसंद कर रहे थे। और पिकारेस्क्यू नोवेल चूंकि मार्केट से आउट हो गया था, और गॉथिक नोवेल इसलिए आ गया था क्योंकि पिकारेस्की नोवेल अलग अलग वॉल्यूम्स में आता था, और लोगों को फिर क्या होता है, एक तो लोगों के पास समय नहीं होता था पढ़ने को, इसलिए वॉल्यूम्स में आता था। लेकिन गॉथिक नोवेल के आने के समय क्या हुआ कि थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मशीन की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो क्या हुआ कि अलग अलग वॉल्यूम्स के बदले नोवेल को मिक्स करके एक ही बार में पब्लिश किया जाने लगा, ताकि लोगों के इंटरेस्ट को जगाया जा सके और लोग जो रीडर्स हैं वो इंटरेस्ट के साथ नोवेल को पढ़ सके, इसलिए गॉथिक नोवेल आया। उसके बाद इपिस्टोलरी नोवेल आया दोस्तों। इपिस्टोलरी नोवेल कैसा नोवेल होता है? तो एक्चुअली ये इपिस्टोलरी नोवेल वैसा नोवेल होता है दोस्तों जिसमें कि लेटर के फॉर्म में पूरा नोवेल चलता है। लेटर का मतलब उस समय इपिस्टोलरी 18th-19th सेंचुरी की बात है, एज आई थिंक कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के समय में इपिस्टोलरी नोवेल चला था दोस्तों। उसमें क्या हुआ था कि जैसे कि उस समय टेलीविजन, मोबाइल फोन, रेडियो ये सब तो हुआ हुआ नहीं करता था, वो सब चीजें तो थी नहीं। तो लोग जो अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे लेटर के माध्यम से करते थे, पत्र के माध्यम से करते थे। तो इपिस्टोलरी नोवेल वैसा ही नोवेल होता था दोस्तों, जिसमें कि कैरेक्टर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे अपने संदेशों का आदान प्रदान जो है वो लेटर के माध्यम से करते थे, पत्र के माध्यम से किए करते थे। तो ऐसे नोवेल को एपिस्टोलरी नोवेल कहा गया। उसके बाद रीजनल नोवेल आया दोस्तों। रीजनल नोवेल जो एक निश्चित और सीमित क्षेत्र के की बातों को सामने रखे, या ऐसा होता था कि जो उसमें कैरेक्टर होते थे एक निश्चित क्षेत्र को ही डिस्क्राइब करते थे, या प्लेस जो होता था नोवेल के अंदर वो एक निश्चित प्लेस को ही डिस्क्राइब करता था, तो वैसा नोवेल रीजनल नोवेल कहलाया। जैसे कि अभी आगे आप लोगों को एक उड़िया नोवेल पढ़ने को मिलेगा, प्रजा। इसी बुक के शायद थर्ड ब्लॉक में है प्रजा। प्रजा एक तरह से रीजनल नोवेल है दोस्तों, क्योंकि यह जो है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के एक ट्राइब जिसका नाम है पराजा, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो पराजा ट्राइब, पराजा जनजाति है, एक उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। तो उसी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, उसी पराजा जनजाति को बेसिस को आधार मानकर वो नोवेल जो प्रजा नोवेल है वो लिखा गया, जो कि गोपीनाथ मोहंती ने लिखा है। तो वो नोवेल जो है रीजनल नोवेल के अंतर्गत आएगा दोस्तों। उसके बाद हिस्टोरिकल नोवेल है, जो वैसे वैसे कुछ नोवेल जो जिनका संबंध हिस्ट्री से हो, उसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर हो जो कि हिस्ट्री की बातों से संबंध रखते हो, उनका कुछ इतिहास से कोई लेना देना हो, और वो कैरेक्टर हो और वो स्टोरी को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे नोवेल को हम लोग हिस्टोरिकल नोवेल कहेंगे दोस्तों। उसके बाद आया पेस्टोरल नोवेल। अब पेस्टोरियल नोवेल या पेस्टोरल नोवेल क्या है, हम इस पे भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये पेस्टोरल और पेस्टोरियल नोवेल क्या है, ठीक है। तो ये जो पेस्टोरियल नोवेल होता था दोस्तों, इसमें क्या होता था कि जो कैरेक्टर्स होते थे वो कैरेक्टर रूरल लाइफ वाले होते थे, मतलब गांव वाले होते थे। रूरल का मतलब गांव, ग्रामीण क्षेत्र के जो कैरेक्टर होते थे इस ऐसे नोवेल में देखने को मिलते थे। और मिडिल क्लास फैमिली के मिडिल क्लास जो ट्राइब्स होती थी, जो जनजातियां होती थी, तो
उनको एक लीडिंग कैरेक्टर के रूप में इन पेस्टोरियल नॉवेल में दिखाया जाता था। तो पेस्टोरियल नॉवेल क्या हो गया दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे एज आई थिंक, कि जो गरीबी से लड़ रहे जो कैरेक्टर्स होते थे, जो उसके बाद पॉवर्टी वाले कैरेक्टर होते थे, पूरी गरीब होते थे, जो रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे जो कैरेक्टर्स, जो ग्रामीण जनजाति ग्रामीण जीवन को रिप्रेजेंट करते थे जो कैरेक्टर्स, और उस कैरेक्टर्स के माध्यम से अगर इस स्टोरी को या नैरेटिव को लीड करवाया जाता था, तो वैसे नॉवेल को पेस्टोरियल नॉवेल के अंतर्गत रखा जाता था। जैसे कि आप ही के बुक में एक मैं आपको बता दूं, एक क्या नाम है उसका नॉवेल का, थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि चिनुआ अचेबे ने लिखा है। चिनुआ अचेबे द्वारा जो लिखा गया ये नॉवेल है, इसमें कैरेक्टर है ओकोनकागो, जो कि लीडिंग कैरेक्टर है। वो एक जनजाति का सदस्य और हट्टा-कट्टा व्यक्ति है, और वो गरीबी में जी रहा है। या फिर प्रजा की बात कर लें प्रजा की ही बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कैरेक्टर है सुक्रुजनी। सुक्रुजनी एक जनजाति प्रजा ट्राइब्स का रहने वाला है, जो कि गरीबी से एकदम तंग हो गया है, ठीक है। उसकी जो पत्नी है वो मर गई है, और उसके बाद वो कर्ज के जंजाल में फंस जाता है और जीवन भर बंधुआ मजदूरी करने लगता है। तो इसमें क्या है कि एक तो आपने देखा प्रजा नॉवेल में सुक्रुजनी एक रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रामीण जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनजातीय जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोशल जो इविल है, कर्ज के जंजाल में फंस जाता है, मतलब सामाजिक जो कुरीति है उस जंजाल में फंस जाता है, और उसके बाद वो बंधुआ मजदूर बन जाता है। तो इस तरह एक नॉवेल को आपने देख लिया, जो कि पेस्टोरियल नॉवेल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थिंग्स फॉलन अपार्ट, जिसमें कि ओकोनकागो लीडिंग कैरेक्टर रहता है। उसमें भी आपने देखा होगा कि ओकोनकागो मस्कुलर व्यक्ति होता है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होता है, ठीक है। मस्कुलर मतलब हट्टा-कट्टा व्यक्ति होता है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो भी एक जनजाति को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम इकेम्फ्यूना, शायद मुझे दिमाग से उतर रहा है, शायद इकेम्फ्यूना है। उस जनजाति का रहने वाला इग्बो कम्युनिटी का रहने वाला होता है, इग्बो जनजाति का, ठीक है। तो इग्बो जनजाति का सदस्य है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं पेस्टोरियल नॉवेल में, वो रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो क्या कहते हैं ट्राइब्स जनजातियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब आप लोग पेस्टोरियल नॉवेल समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बिल्डंग्स रोमन नॉवेल। ये जो बिल्डंग्स रोमन नॉवेल होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, जो मुख्य पात्र होता है, उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो सोचने की क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो समय के साथ या नॉवेल के आगे बढ़ने के साथ साथ चेंज होती जाती है। जैसे कि इसी में जो ये द अवेकनिंग नॉवेल है, जो कि कैटे चॉपिन द्वारा लिखा गया, इसकी एक कैरेक्टर है जो लीडिंग कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, एडना पोंटिलियर। वो शुरू में क्या होती है, नॉवेल के स्टार्टिंग में वो एक सामान्य महिला होती है, जो कि एक पत्नी भी होती है और एक माँ भी होती है, जो जिनका परम कर्तव्य होता है, जिसका अपने पति की सेवा करना और अपने बच्चे की सेवा करना। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टोरी चेंज होता है, तो वो जो एडना पोंटिलियर होती है, उसके मस्तिष्क में चेंज आता है। वो स्वतंत्र होना चाहती है और अपने पति और बच्चे तक को छोड़ देती है। तो ऐसे जो नॉवेल होते हैं, जिसमें कि कैरेक्टर की जो बुद्धि है, जो पात्र की बुद्धि है, वो समय के साथ बदलती है, तो वो जो नॉवेल है बिल्डंग्स रोमन नॉवेल के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है दोस्तों, मैंने बार बार एक शब्द का, एक वर्ड का प्रयोग किया, कैरेक्टर, CHARACTER, ठीक है। तो कैरेक्टर शब्द का प्रयोग मैंने किया। कैरेक्टर का मतलब हो गया पात्र या चरित्र, ठीक है। तो पात्र का मतलब, अगर नॉवेल के संबंध में हम संदर्भ में बात करें, तो पात्र का मतलब हो गया कि वैसा पुरुष, वैसी स्त्री, या वैसा कोई जानवर, या वैसा कोई ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, जो कि कहानी को, जो कि नैरेटिव को लीड करे, नैरेटिव या कहानी को आगे बढ़ाए नॉवेल में, वही कैरेक्टर होता है। हालांकि मैं भी आगे क्वेश्चन के माध्यम से कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल में कैरेक्टर बार बार आ रहा था, तो मैं कैरेक्टर को भी क्लैरिफाई कर देता हूं, और अब मुझे लगता है कि आप लोग कैरेक्टर को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि किस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग ये टाइप्स ऑफ नॉवेल तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे है दोस्तों सेकेंड चैप्टर, द अवेकनिंग, विच इज रिटेन बाय कैटे चॉपिन। ये रहा दोस्तों, मैं एक बार पेन, द अवेकनिंग आप ही के बुक BEGC 134 का सेकंड ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? सेकंड ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक में जो ये स्टोरी है, ये नॉवेल है द अवेकनिंग, ये कैटे चॉपिन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कैटे चॉपिन का कैरेक्टर स्केच मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये जो अवेकनिंग स्टोरी है, जो अवेकनिंग नॉवेल है, जो अवेकनिंग नैरेटिव है, इसे कैटे चॉपिन द्वारा लिखा गया है। और कैटे चॉपिन का ये सेकेंड नॉवेल था।
पहला नोवेल शायद द फाइट था, ठीक है। और दूसरा जो नोवेल था द अवेकनिंग, यही नोवेल कैटे चोपिन का अंतिम नोवेल भी बन गया। मतलब कैटे चोपिन ने केवल 2 नोवेल लिखे, पहला शायद द फाइट था, दूसरा था द अवेकनिंग, ठीक है। और ये जो नोवेल था दोस्तों, ये 1899 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। और संभवतः ये जो नोवेल था दोस्तों, ये 19th सेंचुरी के एंड में 19th सेंचुरी के एंड में पब्लिश हुआ था। और उस समय रोमांटिसिज्म का समय था, रोमांटिक चीजों को ज्यादा लिखाया जाता था, लेकिन ये नोवेल बन गया था फेमिनिस्ट नोवेल। ये उस समय इस नोवेल की बहुत आलोचना की गई थी, मतलब सॉरी, ये जो दो अवेकनिंग नोवेल थी, उस समय इस नोवेल की बहुत आलोचना की गई थी, बहुत निंदा की गई थी, क्योंकि इस नोवेल में स्त्री के कुछ ऐसे विचारों को दिखाया गया था जो कि उस समय में 1899 के समय में महिला समाज के विरुद्ध था। हालांकि मैं उसको आगे आप लोगों को क्लियरिफाई करूंगा, क्लियर करके बताऊंगा कि क्या स्टोरी थी, ठीक है। ये फेमिनिस्ट नोवेल है, मैंने तुरंत बताया दोस्तों, महिला के प्रति जो संवेदनाएं हैं उसको व्यक्त करता हुआ ये एक नोवेल है। उसके बाद ये बिल्डंग्स रोमन नोवेल भी है। मैंने तुरंत बताया कि वैसा नोवेल जिसमें कैरेक्टर की जो बुद्धि है, कैरेक्टर की जो सोचने की क्षमता है, वो समय के साथ या स्टोरी के बदलने के साथ चेंज हो, बिल्डंग्स रोमन नोवेल कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एडना पॉन्टिलियर शुरू में एक सामान्य महिला रहती है, लेकिन बाद में उसकी जो बुद्धि है वो बदलती रहती है, वो चेंज हो जाती है। पहले वो एक सामान्य स्त्री रहती है जो कि एक पत्नी और एक माँ होती है, जो अपने बच्चों को और अपने पति को एकदम अच्छे से केयर करती है, उनका ध्यान रखती है। लेकिन बाद में वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पति और अपने बच्चे तक को छोड़ना चाहती है। वो चाहती है उसका जो शरीर है वो केवल उसका रहे, बाकी और किसी का ना रहे, ठीक है। अब द अवेकनिंग जो स्टोरी है दोस्तों, जो नैरेटिव है, ये कहाँ पर इसको सेट किया गया है, मतलब पूरा का पूरा जो द अवेकनिंग स्टोरी है, जो नैरेटिव है, वो किसके इर्द गिर्द, किस शहर की, किस जगह के इर्द गिर्द घूमता रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है ल्यूसियाना और न्यू ऑरलिन्स। इन्हीं दो शहरों के बीच में ये पूरी की पूरी स्टोरी है दोस्तों, चलती रही है, ठीक है। अब लगता है मुझे कि ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या डिस्कस करना है। अब है दोस्तों द अवेकनिंग कैरेक्टर। जो द अवेकनिंग नोवेल है, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसकी लिस्ट जो है अभी हमारे सामने है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं और कैसे हम लोग इसको डील करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो मुख्य पात्र है वो है एडना पॉन्टिलियर दोस्तों। यह एक 28 वर्षीय क्रियोल महिला होती हैं। अब क्रियोल क्या है दोस्तों? क्रियोल जो है ये एक तरह से कह ले कि क्रियोल जो है स्पेनिश और फ्रेंच लोगों के कह सकते हैं कि वंशज थे, ठीक है। तो एडना पॉन्टिलियर जो है एक क्रियोल महिला थी। उसके बाद अब इसमें एक कैरेक्टर और है, लियोन्स पॉन्टिलियर। लियोन्स पॉन्टिलियर जो है ये एडना पॉन्टिलियर की हस्बैंड थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट लिब्रॉन। रॉबर्ट लिब्रॉन ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको एडना पॉन्टिलियर से प्रेम हो जाता है और एडना पॉन्टिलियर को भी रॉबर्ट लिब्रॉन से प्रेम हो जाता है। अब आगे है मैडम रेटिग्नॉल। मैडम रेटिग्नॉल एडना पॉन्टिलियर की जो है एक अच्छी मित्र होती हैं। समझ में आया दोस्तों? अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को द अवेकनिंग की समरी भी बता दूंगा दोस्तों, ताकि आप लोग अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, अब आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 द नोवेल एंड इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं शॉर्टकट में आप लोगों को दोस्तों द अवेकनिंग की समरी बता देता हूँ। द अवेकनिंग जो नोवेल है इसकी समरी बता देता हूँ दोस्तों। ये ये जो नोवेल है द अवेकनिंग, इसकी स्टार्टिंग होती है एक रिसोर्ट से। एक सेकंड दोस्तों, बैटरी शायद मेरे लैपटॉप की चली गई है, मतलब डाउन हो गई है। मैं इसको जरा सा इसमें पावर दे दूं या कह लें कि इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, सीधे सीधे द अवेकनिंग की स्टोरी पर चलते हैं। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग होती है एक समर वेकेशन या एक वेकेशन स्पॉट से, और उस वेकेशन स्पॉट का नाम होता है ग्रैंड आइल। ग्रैंड आइल नाम का एक जगह है दोस्तों, जो कि न्यू ऑरलिन शहर से 50 मील साउथ दक्षिण में है, ठीक है। और यह एक फेमस वेकेशन स्पॉट है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है वेकेशन, क्योंकि इसका ये जो सिचुएटेड है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मन्ना मैक्सिको की खाड़ी के पास स्थित एक
एक वो है बोले तो एक वैकेशन स्पॉट है जो जहाँ छुट्टियां मनाने लोग जाते हैं, जिसका नाम है द ग्रैंड आइल, ठीक है। तो एडना पॉन्टिलियर और उसके पति लियोन्स पॉन्टिलियर भी अपनी छुट्टियां मनाने, और ये जो एडना पॉन्टिलियर और लियोन्स पॉन्टिलियर है ये एक अमीर तबके के लोग हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एडना पॉन्टिलियर और लियोन्स पॉन्टिलियर के समाज में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें पुरुष की संपत्ति माना जाता है। पूरा का पूरा स्टोरी इसी के विरोध में चलेगा, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल स्टोरी पर आ जाते हैं। तो स्टोरी क्या है दोस्तों कि जो लियोन्स पॉन्टिलियर जो कि एडना पॉन्टिलियर के पति हैं, और एडना पॉन्टिलियर और उसके बच्चे, ये सभी मिलके वैकेशन मनाने, छुट्टियां मनाने को ग्रैंड आइल नाम के डेस्टिनेशन पे, वैकेशन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। मतलब ग्रैंड आइल नाम के छुट्टी मनाने वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के नज़दीक में सिचुएटेड है, और ये न्यू ऑर्लिन्स शहर से 50 मील दक्षिण में स्थित है। अब क्या होता है दोस्तों कि लियोन्स पॉन्टिलियर और एडना पॉन्टिलियर दोनों अपने अपने को अच्छा खासा मतलब एंजॉय कर रहे होते हैं, और अपना उनका जो जीवन है वो चल रहा होता है, ठीक है। अब कुछ समय की छुट्टियां ही तो मनाने आए हैं। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों कि एडना पॉन्टिलियर को एक लड़का जिसका नाम है रॉबर्ट लिब्रॉन, इससे थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। रॉबर्ट लिब्रॉन जो है उस ग्रैंड आइल, जो वो विंटर वेकेशन स्पॉट सॉरी समर वेकेशन स्पॉट है, ये जो रॉबर्ट लिब्रॉन है वो इस समर वेकेशन स्पॉट के ऑनर का लड़का होता है। मतलब जो समर वेकेशन स्पॉट जिसका है, जो द ग्रैंड आइल जो रिसॉर्ट है, जो जो समर वेकेशन रिसॉर्ट है जहाँ पर छुट्टियां मनाने लोग आते हैं, तो उसकी जो मालकिन है उसका बेटा रॉबर्ट लिब्रॉन रहता है, जो कि लोगों को खुश करने का काम करता है। और इसी को मतलब ये सबके लिए करता है। जितने भी लोग ग्रैंड आइल में आते हैं, ग्रैंड जो वो समर वेकेशन स्पॉट, जितने भी लोग वहाँ आते हैं, तो ये रॉबर्ट लेब्रॉन सबका मनोरंजन करता है। इसी तरह ये रॉबर्ट लेब्रॉन एडना पॉन्टिलियर का भी मनोरंजन करने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि रॉबर्ट लिब्रॉन और एडना पॉन्टिलियर दोनों नजदीक आने लगते हैं, दोनों काफी एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। लेकिन रॉबर्ट लिब्रॉन को ये पता होता है कि एडना पॉन्टिलियर शादीशुदा है और उसका एक पति भी है और एक बच्चा भी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रॉबर्ट लिब्रॉन को ये बात काफी बुरी लगती है, और वो ये चाहता है कि ये जो रिश्ता है, ये जो प्यार वाला जो मामला है, ये आगे ना बढ़े। इसके लिए वो क्या करता है कि इस जगह को, द ग्रैंड आइल जगह को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। ग्रैंड आइल को छोड़कर वो मेक्सिको चला जाता है पैसे कमाने के लिए। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जो एडना पॉन्टिलियर होती है, इसी समय जब ये ग्रैंड आइल पर रहती हैं, तो एडना पॉन्टिलियर की मुलाकात मैडम रेटिग्नॉल से हो जाती है, जो कि एक आदर्श महिला होती है, ठीक है। और इनके जो तौर तरीके हैं, जो विचार हैं, जो रहन सहन की जो अ, तो रहन सहन के जो तरीके हैं, वो एडना पॉन्टिलर को बहुत पसंद आता है। मतलब मैडम रेटिग्नोल और एडना पॉन्टिलर धीरे धीरे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। अब ये एक फर्स्ट हाफ थी स्टोरी की दोस्तों। मतलब आधा जो पोर्शन था दोस्तों स्टोरी का यही था कि एडना पॉन्टिलर और रॉबर्ट लिब्रॉन नजदीक आते हैं। एडना पॉन्टिलर और लियोन्स पॉन्टिलर जो कि पति पत्नी हैं, समर वेकेशन स्पॉट पर छुट्टियां मनाने को जाते हैं। उसके बाद एडना पॉन्टिलर और मैडम रेटिग्नॉल ये जो है आपस में अच्छे दोस्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद रॉबर्ट लिब्रॉन एडना पॉन्टिलर को छोड़कर चला जाता है, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट हाफ था दोस्तों स्टोरी का। सेकंड हाफ में चलते हैं। अब क्या होता है कि छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, अब एडना पॉन्टिलर घर आ जाती हैं, ठीक है। एडना पॉन्टिलर और लियोन्स पॉन्टिलियर और उसके बच्चे सभी घर आ जाते हैं। लेकिन एडना पॉन्टिलर के हृदय में अब क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता जाग उठती है। अब इसमें क्या होता है कि एडना पॉन्टिलर के हृदय में रॉबर्ट लिब्रॉन के लिए जो प्यार होता है वो खत्म ही नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब एडना पॉन्टिलर स्वयं को स्वतंत्र करना चाहती है, और वो क्या चाहती हैं कि ये जो पति है और ये जो बच्चे हैं, मैं इसे छोड़ दूं और किसी तरह रॉबर्ट लिब्रॉन के पास चले जाऊं और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि रॉबर्ट लिब्रॉन नहीं चाहता है कि ऐसा करके वो एडना पॉन्टिलर और लियोन्स पॉन्टिलर की जिंदगी खराब कर दे, क्योंकि रॉबर्ट लिब्रॉन को पता होता है कि वो एडना पॉन्टिलर और लियोन्स पॉन्टिलर पहले से ही शादीशुदा है। इस वजह से रॉबर्ट लिब्रॉन उन्हें छोड़कर चला गया था, ठीक है। अब आगे एडना पॉन्टिलर क्या होता है कि वो ये चाहती है कि किसी तरह ये जो जान का जो जपाल है, जो जान की समस्या है, वो खत्म हो जाए। वो अपने पति को छोड़ दे और अपने बच्चों को छोड़ दे और रॉबर्ट लिब्रॉन के साथ रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है दोस्तों। एक समय ऐसा आता है कि लियोन्स पॉन्टिलर जो कि एडना पॉन्टिलर का पति है, वो क्या करता है कि किसी बिजनेस के मामले में, बिजनेस ट्रिप के लिए वो कहीं और चला जाता है। और जो एडना पॉन्टिलियर की जो एडना पॉन्टिलियर के जो बाल बच्चे होते हैं, वो भी
चले जाते हैं अपने दादी माँ के घर। अब एडना पोंटिलियर अकेली हो जाती हैं। एडना पोंटिलियर क्या करती है कि वो जो आलीशान बंगला जो कि उसका घर होता है उसको छोड़ देती है और एक पिजन हाउस में जाकर के रहने लगती है और अकेले रहती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि एडना पोंटिलियर की जो नजदीकी है एक अन्य आदमी से बढ़ जाती है, जिसका नाम शायद शायद क्या रहता है, मेडी मोस्ले रीज नहीं, एलोसी पोंटिलर शायद रहता है। हालांकि मुझे मुझे दिमाग से उतर रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो जो कैरेक्टर होता है उससे थोड़ी थोड़ी नजदीकियां अब पिजन हाउस में रहते हुए एडना पोंटिलियर की बढ़ती है। हालांकि एडना पोंटिलियर को जो है उस कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं रहता, उससे उसको लव नहीं होता एडना पोंटिलियर को, बस सेक्सुअल डिजायर की पूर्ति हेतु एडना पोंटिलियर उसके नजदीक जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसके बाद क्या होता है कि एक समय आता है, मैडम रेटिग्नोल ये प्रेग्नेंट होती हैं और इनको बच्चा होने वाला होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि मैडम रेटिग्नोल एडना पोंटिलियर को बुलाती हैं और वहां पे क्या होता है कि दोनों सभी एक जगह रहते हैं। ठीक है। अब गलती से रॉबर्ट लिब्रॉन भी बहुत दिनों के बाद मेक्सिको से घर आया हुआ था और वो पहुंच जाता है मैडम रेटिग्नोल के घर के पास। ठीक है। मैडम रेटिग्नोल के घर, और एक शायद एक कैरेक्टर और है जो कि मेरे ध्यान से उतर रहा है। ठीक है। शायद वो मैडम मोस्ले रीज रहती हैं। तो क्या होता है ना कि अब दोनों मिलते हैं, एडना पोंटिलर मिलते हैं, रॉबर्ट लिब्रन भी मिलते हैं उसी हाउस में। अब एडना पोंटिलर चाहती है कि रॉबर्ट रॉबर्ट लिब्रन उसको प्रपोज करे, और ऐसे में क्या होता है कि दोनों में थोड़ी थोड़ी नज़दीकियां उसी घर के अंदर बढ़ने लगती है और एडना पोंटिलर एक समय पे रॉबर्ट लिब्रन को किस कर लेती है और रॉबर्ट लिब्रन भी उसको रेस्पॉन्स करता है। ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने वाले ही होते हैं कि क्या होता है कि मैडम रेटिग्नोल कि जो माँ बनने का जो दर्द होता है, जो बच्चा डिलीवरी के टाइम जो दर्द होता है वो मैडम रेटिग्नोल को होने लगता है। ठीक है। तो मैडम रेटिग्नोल एडना पोंटिलियर को बुलाती हैं और एडना पोंटिलियर मैडम रेटिग्नोल के पास चली जाती हैं, और जब मैडम रेटिग्नोल के पास से एडना पोंटिलियर वापस आती हैं तो वो ये देखती हैं कि रॉबर्ट लिब्रॉन उसको छोड़कर चला गया होता है और उसके नाम एक चिट्ठी छोड़ गया होता है जिसमें लिखा रहता है आई लव यू, बट शायद यही लिखा रहता है मुझे जाना होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा ही शब्द जो है इंग्लिश में लिखा रहता है। ठीक है। तो इस बात से एडना पोंटिलियर को बहुत धक्का लगता है। ठीक है। अब एडना पोंटिलियर क्या करती हैं, फिर से वही ग्रैंड आइल जो वैकेशन स्पॉट होता है जहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहाँ पर वो भी गई थी सबसे पहले छुट्टियां मनाने, अब वो ग्रैंड आइल पहुंच जाती है। वहां पर क्या करती हैं, जो समुद्र की खाड़ी है वहां पर वो समुद्र के किनारे चली जाती हैं, पूरा नेकेड हो जाती है, मतलब नग्न अवस्था में चली जाती हैं। और उसको ये जो एडना पोंटिलियर है इसको तैरना भी आता है। ठीक है। तो ये अपने नग्न अवस्था में चली जाती है, मतलब नंग धड़ंग हो जाती है, और उसी ग्रैंड आइल के पास, उसी के पास गल्फ में वो तैरने लगती है। तैरते 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 वो इतना थक जाती हैं कि वो उसके पैरों और हाथों को चलाने की जो क्षमता होती है उसकी वो खत्म हो जाती है, और अंत में वो उसी पानी में डूबकर अपनी जान दे देती है। और इस तरह से वो ये बताना चाहती है कि ये जो शरीर है केवल उसका है और केवल उसका है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके बच्चे ही क्यों ना हो। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है कि समाज हमें ये कहता है कि अगर कोई स्त्री शादीशुदा है, अगर उसका पति है, तो वो किसी अन्य के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकती। अगर किसी स्त्री को बच्चा है, अगर किसी स्त्री को पुत्र है, पुत्री है, तो उसके अलावा वो और किसी से अफेक्शनेट नहीं हो सकती है, उसके अलावा वो और किसी की ओर आकर्षित नहीं हो सकती हैं। वास्तव में हमारे समाज में दोस्तों माँ को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। पत माँ को इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त है कि उससे ऊपर कुछ कोई कोई भी दर्जा है ही नहीं, रिश्ते का कोई कोई और दर्जा है ही नहीं। ठीक है। तो माँ सर्वोत्तम दर्जा है। तो यहाँ पर यही कंट्रोवर्सी दिखाई गई है कि एक तरफ प्रेम है और एक तरफ समाज है, और इन दोनों के बीच में समाज समाज ने उस एडना पोंटिलियर को इतना 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 फोर्स किया कि वो अंतिम में अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए इस जहान को ही छोड़कर चली गई, उस अनंत मंजिल की खोज में निकल गई जहां पर
उसका शरीर, उसका हृदय केवल उसका हो। तो ये थी दोस्तों द अवेकनिंग की समरी। हालांकि मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया, इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। मैडी मोस्लेरिज है, जो लियोन्स पोंटिलियर है उसका एक डॉक्टर फ्रेंड है। नाम इतना उल्टा सीधा है ना कि मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बोलूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मतलब दिक्कत हो रही है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगी तो आप ही लोग मुझे दो बात बोलेंगे कि आपने सर गलत पढ़ा दिया। इसलिए मैं यहाँ पर जिस जिस कैरेक्टर में मुझे कंफ्यूजन था मैंने कुछ भी नहीं बताया उस कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, समरी समझ गए द अवेकनिंग की। अब सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि मेन है हम लोगों के लिए। ये इसको देख लीजिए आप लोग, इसको देख लेंगे तो मुझे लगता है कि एकदम 100% आप लोग एग्जाम में अच्छे से अपने जो है क्वेश्चन के आंसर करके आ सकेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सबसे पहला, चैप्टर 1 का है ये, द नोबल एंड इंट्रोडक्शन। सॉरी दोस्तों, कुत्ते भौंक रहे हैं, शायद आपको कुत्ते की आवाज़ जो सुनाई दे रही होगी भौंकने की, क्योंकि रात है दोस्तों यहाँ पर, और कुछ शायद नीचे में गया होगा। मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, ठीक है, नीचे में शायद तो कुछ लोग गए होंगे इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, खैर उस पर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, सीधे चलते हैं टॉपिक पे। चैप्टर 1 जिसका नाम है द नोबल एंड इंट्रोडक्शन, इसका एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए आप, वीवीआई। वीवीआई या समझ लीजिए डबल वीवीआई समझ लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नोबेल, ट्रेस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अलग अलग करके घुमा के नचा के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नोबेल, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ नोबेल फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ये भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पूछा जा सकता है राइट ए नोट ऑन ओरिजिन एंड राइज ऑफ द नोबेल, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द नोबेल, ट्रेस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द नोबेल। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द नोबेल, राइट ए नोट ऑन ओरिजिन एंड राइज ऑफ द नोबेल, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही आंसर लिखना है जो कि अभी मैं बताऊंगा दोस्तों। अभी मैं जो आपको आंसर बताऊंगा वही लिखिएगा आप लोग, 100% आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नोबेल, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और अभी जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत 3-4 जो क्वेश्चन घुमा फिरा के बताया, सबका आंसर एक ही है, और आंसर कुछ इस तरह से है। अ नोबेल इज अ पीस ऑफ नैरेटिव वर्क, narrative fictions work that is normally retained in prose form and typically published in a book form। मतलब एक नॉवेल जो होता है एक पीस होता है, एक नैरेटिव फिक्शंस वर्क होता है, एक जो नॉवेल एक उपन्यास जो होता है वो कथा के रूप में या कथा का कहानी के रूप में एक वर्क होता है, जो कि सामान्य तौर पर कहानी विधा में, गद्य विधा में लिखा जाता है, और इसको एंड टिपिकली पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, और इसे जो है सामान्यतः बुक के, किताब के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। द वर्ड नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड नोवेला। जो नोवेल है इसको डिराइव किया गया है, इसको खोजा गया है एक इटालियन वर्ड नोवेला से, विच मीन्स न्यू, न्यूज, समथिंग न्यू। ओके, इतना समझ गए दोस्तों। बेसिकली अ नोवेल इज अ पीस ऑफ नैरेटिव फिक्शियस वर्क विच हैव सर्टेन लेंथ, पोर्ट्रेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड स्टोरी सीम्स टू बी लुक लाइक रियल। अब हम ये कह सकते हैं कि एक नोवेल जो होता है वो पीस ऑफ नैरेटिव फिक्शियस वर्क होता है, जो कि या फिर जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, और इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक कुछ एक 50-60 हजार शब्द होते हैं, 1 लाख शब्द होते हैं, और जो स्टोरी होती है वो ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि एकदम नया हो। ठीक है, तो वो नोवेल होता है। और नोवेल जो है originates फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला, मैंने तुरंत बता दिया दोस्तों, एंड इट्स मीनिंग इज समथिंग न्यू, न्यू एंड न्यूज etc। द वर्ड नोवेल और नोवेला was used for the story in 18th सेंचुरी और मेडाइवल पीरियड। मतलब ये जो वर्ड नोवेला है या नोवेल है, इसका प्रयोग 18वीं सदी से पहले, या फिर मेडाइवल मध्यावधि से पहले इसका प्रयोग स्टोरी के रूप में किया जाता है। बट नाउ इट इज पॉपुलरली नोन एज ए वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन विथ ओवर 50,000 वर्ड। लेकिन आज के समय में इसे पॉपुलरली जाना जाता है ए प्रोज ऑफ फिक्शन वर्क, ऐसा फिक्शन वर्क, ऐसा काल्पनिक काम या ऐसा काल्पनिक लेखन जो कि कहानी के रूप में हो और जिसमें 50,000 से अधिक शब्द हो, उसे ही हम नोवेल कहेंगे दोस्तों। ठीक है,
अब समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं, ट्रेस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब ये तो समझ गए होंगे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉवेल क्या है। कुछ नहीं है, एक लंबी कहानी है जिसपे 50,000 से ज्यादा शब्द होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक लंबी कहानी है जिसे कि एक लंबी कथा है, कहानी है जैसे कि कहानी के फॉर्म में, जिसमें शब्द दर शब्द जोड़े जाते हैं और फिर उसको लिखा जाता है, जिसमें 50,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं, और फिर उसे एक बुक के फॉर्म में, किताब के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। दैट इज नॉवेल और नथिंग एल्स। यही नॉवेल है और कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं ट्रेस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसका ओरिजिन क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, और वो है प्रोज और वर्स। प्रोज और वर्स, वर्स प्रोज, ये हो गया दोस्तों गद्य, वर्स पद्य। ठीक है, ये दो चीजें हैं। प्रोज जो होता है दोस्तों, ये कहानी होती है, जैसे कहानी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, कुत्ते बिल्ली की कहानी, सियार की कहानी, कौवे की कहानी, अलग अलग कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये क्या होता है दोस्तों, गद्य विधा होती है। कहानी जो होती है वो गद्य विधा होती है। अब वर्स की बात कर लेते हैं, इसे हम पोएम कहते हैं दोस्तों। कविता के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसे वर्स कहते हैं या पोएम कहते हैं। तो अब आप लोग प्रोज और वर्स समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोग नॉवेल भी समझ गए होंगे। अब हम नॉवेल के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली नॉवेल इज यूजुअली रिटन इन प्रोज, प्रोज फॉर्म। ठीक है, मतलब एक नॉवेल जो है उसे सामान्यतः प्रोज, कहानी के फॉर्म में लिखा जाता है। बट देयर इज सम एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, और वो अपवाद हैं, उसमें से एक का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। एग्जाम्पल, द गोल्डन गेट रिटन बाय विक्रम सेठ इज कंप्लीटली इन वर्स फॉर्म। एक नॉवेल है गोल्डन गेट जिसको कि विक्रम सेठ ने लिखा, और ये कंप्लीटली वर्स, कविता के फॉर्म में है। एंड दूसरे एस्पेक्ट पर अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो a novel is actually a fictitious story which means there is no any reality present in this story। एक्चुअली एक नॉवेल जो होता है वो एक फिक्सियस स्टोरी होती है, एक काल्पनिक स्टोरी होती है। ठीक है, एक काल्पनिक कहानी होती है। विच मीन्स देयर इज नो एनी रियलिटी, इसका मतलब इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती, कोई वास्तविकता नहीं होती है। इवन द नॉवेल इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन। यहाँ तक कि ये जो नॉवेल है, ये जो उपन्यास है, ये फिक्शन के फॉर्म में होता है, कल्पना होती है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये नॉवेल एकदम नया होता है, एकदम लगता है कि जैसे ये रियल है, ये हमारे सामने घटित हो रही हो। अब अगर हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करें, द वर्ड नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम नोवेला एंड फॉरेस्टर, E.M. फॉरेस्टर said any fictitious work less than 50,000 words will be considered as novella, which is in between a long short story and novel। जो वर्ड नोवेल है इसे इसको डिराइव किया गया है नोवेला से, और फॉरेस्टर कहते हैं। फॉरेस्टर एक लेखक है दोस्तों, एक क्रिटिक है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एनी फिक्सस वर्क, कोई भी फिक्सस वर्क जो कि 50,000 शब्दों से कम हो, मतलब कोई भी कहानी के रूप में लिखा गया कोई भी वर्क जो कि 50,000 शब्दों से कम हो, उसे हम नोवेला कहेंगे, न कि नोवेल। नोवेला कहेंगे, और नोवेल जो है वो 50,000 शब्दों से कम होता है, और इसे हम बड़ी सी कहानी और एक नोवेल के बीच में रखते हैं। मतलब ना तो बड़ी कहानी से कम हो, ना ही नोवेल से ज्यादा हो, दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये समझ गए दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ द नोवेल। एक्चुअली इसके पीछे कुछ कंट्रोवर्सी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आगे हम इंग्लिश में डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली पोएम एंड ड्रामाज आर एग्जिस्टिंग एज लॉन्ग एज द ह्यूमन हिस्ट्री एग्जिस्ट। ये जो पोएम है, जो कहानी है, और जो ड्रामा है, ये तब से है जब से कि मानव का इतिहास है। इनका इतिहास तब से। बट नॉवेल इज रिसेंटली वर्क ऑफ ह्यूमन स्टार्टेड इन 18th 19th सेंचुरी। ये जो नॉवेल है यह रिसेंट वर्क है ह्यूमन का, मानव का। ठीक है, स्टार्टेड इन 18th और 19th सेंचुरी, और इनकी जो शुरुआत हुई 18th 19th सेंचुरी में हुई है। सम क्रिटिक्स, कुछ आलोचक कहते हैं कि फर्स्ट नॉवेल इज रिटेन इन 18th सेंचुरी, पहला जो नॉवेल है वो 18th सेंचुरी में लिखा गया। वाइल सम अदर सेड इट्स राइज इन 19th सेंचुरी, और कुछ कहते हैं नहीं, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई। एक्चुअली देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नोवेल। इसीलिए यह एक कंट्रोवर्सी है, एक विरोधाभास है, ओरिजिन ऑफ द नोवेल, नोवेल का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। इवन देयर इज अ कंट्रोवर्सी बट नोवेल इज फर्स्ट टाइम रिटन इन इंग्लैंड। चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सी हो, चाहे कितना भी विरोधाभास हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि नोवेल की जो शुरुआत है, नोवेल लेखन की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई है। क्लियर। अब ये तो समझ गए ओरिजिन कहाँ से है, इंग्लैंड से है। अब व्हेन नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स डेवलपमेंट, इट्स राइज, इसकी जो राइज, इसकी शुरुआत कहाँ, इसका जो उदय हुआ धीरे धीरे कैसे हुआ, कैसे ये अभी इतना पॉपुलर हो गया। तो एक्चुअली नोवेल गॉट पॉपुलर इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द स्पेयर टाइम। सबसे पहले नोवेल जो है वो इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ क्योंकि स्पेयर टाइम, लोगों के पास क्या था, पर्याप्त समय था। ठीक है, ये बैटरी लगता है पूरा ही डिस्चार्ज हो गया दोस्तों।
कोई बात नहीं है, जितना है उसी के साथ हम काम चला लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर डिस्चार्ज हो गया तो फिर एडजस्ट करेंगे, चार्जर लगाएंगे। फिलहाल के लिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो नॉवेल है ये पॉपुलर हुआ इंग्लैंड में बिकॉज ऑफ द स्पेयर टाइम। जो बेकार समय होता था उसके वजह से ये नॉवेल पॉपुलर हुआ। द राइज ऑफ नॉवेल इज रिलेटेड विद द राइज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। सॉरी दोस्तों, मैंने डकार ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। द राइज ऑफ द नॉवेल इज रिलेटेड विद राइज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन इंग्लैंड। ये जो नॉवेल की जो राइज हुई, जो नॉवेल की शुरुआत हुई, वो कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड में जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार है उसके उदय होने से हुई। और ये जो मध्यम वर्गीय परिवार थे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का हिस्सा थे। इनके पास पर्याप्त मात्रा में बेकार समय पड़ा होता था। अब इन बेकार समय में ये क्या करे? पीपुल हैव लीजर टाइम, सो पीपुल स्टार्टेड रीडिंग नोवेल। पीपुल, लोगों के पास बेकार समय था इसलिए पीपुल स्टार्टेड रीडिंग नोवेल। लोगों ने नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डे बाय डे द नोवेल गॉट पॉपुलैरिटी एंड बिकम फेमस। धीरे धीरे क्या हुआ कि नोवेल अलग अलग इसमें चेंजेस आते गए, अलग अलग तरीके से नोवेल को लिखा जाने लगा, अलग अलग तरीके से इसमें कहानियां बनाई जाने लगी, लोगों को पसंद आने लगा एंड इट वाज फेमस, इट बिकम्स फेमस, और ये फेमस हो गया। Now golden era of novel. The novel got popular in 18th 19th century in England. 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड में नोवेल फेमस हुआ। द गोल्डन एरा ऑफ नोवेल इज नोन एज विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में ये नोवेल फेमस हुआ था। विक्टोरियन एज के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। विक्टोरियन एज 18वीं 19वीं शताब्दी का समय था जब इंग्लैंड की महारानी बनी थी रानी विक्टोरिया, और इन्होंने ये कला की बहुत शौकीन थी, ठीक है, और शायद ये संभवतः एक पेंटर भी थी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने चूंकि ये कला का सम्मान करती थी तो ये सम्मान की वजह से इन्होंने नए नए राइटर्स को बोला कि ठीक है आप अलग अलग अपने अपने राइटिंग लिखिए और हमें हमें हमारे सामने पेश कीजिए, हमें अच्छा लगा तो इनाम देंगे। धीरे 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 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स में अलग अलग तरह की स्टोरियां लिखने लगे, अलग अलग तरह के नॉवेल लिखने लगे एंड द नॉवेल बिकम्स फेमस। That's why the golden era of novel is known as Victorian age। और जो नोवेल का जो गोल्डन इरा है विक्टोरियन एज को कहा जाता है, विच इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो गोल्डन इरा है नोवेल का और जो विक्टोरियन एज है, इट वाज टिपिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। इट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: अर्लियर विक्टोरियन एज, अर्ली विक्टोरियन एज, मिडिल विक्टोरियन एज एंड द लेट विक्टोरियन एज। तीन तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। On that days, many of the novel writer got a rises and become popular, as for example George Eliot, Alfred Tennyson, Katy Chopin, थॉमस हार्डी, और भी बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने नॉवेल लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डेवलपमेंट भी समझ गए दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर ले इस नॉवेल डेड नाउअडेज, क्या अभी के दौर में नॉवेल खत्म हो गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही? तो एक्चुअली नाउअडेज इन स्पेयर टाइम पीपल वाचिंग टेलीविजन। अभी के दौर में क्या हो रहा है कि जब मनुष्यों के पास, आदमी के पास फ्री समय होता है तो दे आर वाचिंग टेलीविजन, दे आर वाचिंग वेब सीरीज, दे आर यूजिंग मोबाइल फोन टू यूज देयर टाइम। बचे हुए समय को इस्तेमाल करने के लिए वो क्या करते हैं? टेलीविजन देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। सो सम क्रिटिक्स सेज दैट नॉवेल इज नाउ डेड। इसलिए कुछ आलोचक कहते हैं कि नॉवेल अब खत्म हो गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। बट देर इज नो डेड ऑफ नॉवेल नो। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक नॉवेल मरा नहीं है। when we see the records year by year, a number of novels are published। हम रिकॉर्ड चेक करें अगर साल दर साल तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे नॉवेल पब्लिश हो रहे हैं। इवन we saw that we have today university novel deals in university life, black novel, fictitious novel, science novel। तो हम ये देख रहे हैं कि इवन आज के दौर में हमारे साथ क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी नोवेल आ गया है जो कि यूनिवर्सिटी के जीवन से डील करता है। ब्लैक नोवेल है, फिक्सियस नोवेल है, साइंस नोवेल, अलग अलग तरह के नोवेल्स आ गए। सो वी कैन से दैट द नोवेल इज स्टिल अलाइव टुडे एंड इट विल रिमेन स्टे अलाइव फॉर 100 of years। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी भी नोवेल जिंदा है, नोवेल मरा नहीं है, और ये 100 years और 100 साल तक और जिंदा रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोवेल। इस पर चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों। जब मैं आप लोगों को समरी बता रहा था फर्स्ट चैप्टर की, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की आवश्यकता है दोस्तों। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोवेल। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया था पिकारेस्क्यू नोवेल, जिसमें क्या होता है कि पिकारेस्क्यू नोवेल इज अ टाइप ऑफ नोवेल which was started earlier। It was the first form of novel and in this novel the characters are poor, उसके
उसके बाद पिकारेस्क्यू नॉवेल है, उसके बाद मेरे ख्याल से और भी कुछ नॉवेल्स हैं, जैसे एपिस्टोलरी नॉवेल है। दिस टाइप ऑफ नॉवेल वाज रिटेन इन लेटर फॉर्म। जो लेटर फॉर्म में जो नॉवेल लिखे जाते थे उसे कहा जाता था एपिस्टोलरी नॉवेल। गोथिक नॉवेल है, गोथिक नॉवेल दिस टाइप ऑफ लेटर सॉरी दिस टाइप ऑफ नॉवेल वाज रिटेन इन रोमांटिसिज्म फॉर्म। रोमांटिसिज्म से प्रेरित था इस तरह का नॉवेल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सुपर नेचुरल पावर्स थे। उसके बाद ये आपको कुछ नॉवेल हैं, जैसे साइंस नॉवेल हो गया, हिस्टोरिकल नॉवेल हो गया, रीजनल नॉवेल्स हो गया। इस पर डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों, इस पर चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसको मतलब अच्छे से समझना है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आप लोगों को संभवतः बहुत मदद मिल जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस इन अ नॉवेल। जो टाइम एंड प्लेस जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर समय का और स्थान का क्या महत्व है नॉवेल के अंदर, समय और स्थान का। तो देखिए दोस्तों, ईच स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ डिफिनिट टाइम एंड प्लेस। जो प्रत्येक स्टोरी है वो एक डिफिनिट टाइम और एक डिफिनिट प्लेस, एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर रची जाती है। द ऑथर में स्टार्टेड टेलिंग स्टोरी इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और में स्टार्टेड एट एंड और गोज टू बैक। जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, या तो स्टोरी को एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में शुरुआत से अंत तक ले जाते हैं, या फिर और में स्टार्टेड एट एंड एंड गोज टू बैक, या तो फिर अंत में अंतिम को पहले बोलते हैं और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर आते हैं। बट इन ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशन प्लेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कीप द स्टोरी इंटरेस्टिंग। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, चाहे स्टोरी को एक सामान्य सीक्वेंस में बढ़ाए, मतलब शुरू से अंतिम में जाए या अंतिम से शुरू में आए, लेकिन ऑलमोस्ट इन ऑल द सिचुएशन प्लेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है टू कीप द स्टोरी इंटरेस्टिंग। स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्थान की आवश्यकता बेहद जरूरी है। हेंस द स्टोरी राइटर स्टार्टेड द स्टोरी विथ अ डिफिनिट प्लेस। इसलिए क्या होता है कि जो स्टोरी राइटर होता है वो क्या करता है कि एक डिफिनिट प्लेस को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टोरी लिखता है। जैसे अभी द अवेकनिंग की बात हम लोगों ने की, यह जो स्टोरी है यह इसकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से, न्यू ऑर्लिन से, द ग्रैंड आइल से, ल्यूसियाना स्टेट से, वहीं पर यह स्टोरी चलती है। तो एक डिफिनिट प्लेस होता है, स्टोरी राइटर स्टार्टेड देयर स्टोरी विथ अ डिफिनिट प्लेस एंड द स्टोरी इज मूविंग ऑल द टाइम नियर दैट प्लेस। और जो स्टोरी होती है पूरा का पूरा उसी जगह के, उसी स्थान के इर्द गिर्द घूमती है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज of a ghost story, the writer will write the story on a black dark place with which will be situated on a forest। अब मान लेते हैं कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घोस्ट वाली स्टोरी है, भूतिया स्टोरी है, तो उसको राइटर कैसे लिखेगा, उसके लिए वो एक डार्क प्लेस को चूज करेगा कि कोई अंधेरा घना जगह है जो कि जंगल में सिचुएटेड है, और वहीं से वो कहानी बनाना स्टार्ट कर देगा। एंड हेंस इन दिस वे द प्लेस सेट्स अ मूड टू रीड द होल स्टोरी। और इस तरह से क्या होता है कि जब कहानी इंटरेस्टिंग होगी, जब प्लेस जो जगह है इंटरेस्टिंग होगा, तो क्या होगा कि इससे स्टोरी को पढ़ने का, नैरेटिव कथा को पढ़ने का मूड बनेगा। बट समटाइम देयर इज नो नीड ऑफ द प्लेस। लेकिन कुछ समय क्या होता है कि कुछ कुछ स्टोरियों में प्लेस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समय की तो आवश्यकता होती है। एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट ए नॉवेल, जब भी हम लोग एक नॉवेल की बात करते हैं, इट इज अ भास्ट वर्क ऑफ प्रोज ओवर 50,000 वर्क। यह बहुत भास्ट वर्क होता है प्रोज का, मतलब कथा के रूप में लिखा गया बहुत बड़ा, बहुत बहुत भारी वर्क होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, जो कि 50,000 वर्ड से ज्यादा में लिखा जाता है। Hence it is necessary to identify the time and place to improve the interestness of the story। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि टाइम और प्लेस, समय और स्थान को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि स्टोरी की इंटरेस्टनेस बनी रहे, स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। द प्लेस एंड टाइम इन अ स्टोरी फोर्सेस द रीडर्स टू रीड द होल स्टोरी। जो प्लेस, जो समय और जो स्थान है, वो रीडर को, जो पाठक को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है स्टोरी पढ़ने के लिए। ऑल्सो द सिटिंग ऑफ प्लेस एंड टाइम कैन हेल्प सेट द मूड। और जो सिटिंग, जो समय और जो स्थान का जो सेटिंग होता है, वो क्या करता है, इट हेल्प्स टू सेट द मूड, इन्फ्लुएंस द वे ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है, मूड को सेट करता है स्टोरी पढ़ने के लिए, इन्फ्लुएंस द वे ऑफ कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनका जो रास्ता है उनको इन्फ्लुएंस करता है, एकदम तगड़ा बनाता है। अफेक्ट द डायलॉग, समय और स्थान क्या करता है, डायलॉग को भी प्रभावित करता है। इट रिफ्लेक्ट द सोसाइटीज रूल इन विच द कैरेक्टर लाइव लिव्स। मतलब ये जो क्या करता है, ये जो टाइम एंड प्लेस क्या करता है कि स्टोरी में सोसाइटी को भी दिखाता है और जहाँ पर कैरेक्टर रहता है। और इस तरह से क्या होता है
कि लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं स्टोरी को पढ़ने के लिए। इट इज ऑल्सो ए क्रिटिकल एलिमेंट इन द स्टोरी बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी। और ये एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है स्टोरी का, क्योंकि इसी की मदद से स्टोरी का फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, स्टोरी का मसौदा तैयार किया जाता है कि कैसे स्टोरी लिखे, किस स्थान पर लिखे, किस समय में लिखे, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस भी समझ गए होंगे। अब आगे है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन इन नॉवेल। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर और 5 नंबर, वो मैं बता देता हूँ। कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन क्या है? कैरेक्टर दोस्तों अगर इंग्लिश में बात करें तो कैरेक्टर इज समवन हु लीड्स द स्टोरी। कैरेक्टर वो होता है जो कि स्टोरी को लीड करता है, जो स्टोरी का मुख्य पात्र होता है, जो कहानी का मुख्य पात्र होता है, जो कहानी को पूरी तरह से आगे बढ़ाता है। जैसे कि द अवेकनिंग स्टोरी है, द अवेकनिंग एक नॉवेल है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? तो मेन कैरेक्टर है एडना पोंटिलियर, जो कि पूरे के पूरे स्टोरी की मुख्य पात्र है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। वही कहानी के स्टार्टिंग करती है, वही कहानी को स्टार्ट करती है और वही कहानी को एंड करती है। कहानी स्टार्ट कहाँ से करती है? तो वो एक पत्नी होती है, आदर्श पत्नी, और एंड कहाँ पर करती है? जब वो समुद्र में जाकर डूब जाती है। तो ये क्या है? कैरेक्टर इज समवन हु लीड्स द स्टोरी, जो स्टोरी को लीड करता है। इन अदर वर्ड, the hero of the story, the heroine of the story is the character, and this time in the every form of literature, as for example prose work, poem, drama, etc are incomplete without character। और अभी का जो समय है दोस्तों, इस समय में क्या है कि कोई भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर हो, किसी भी तरह का साहित्य हो, चाहे वो पोएम हो, ड्रामा हो, प्रोज, गद्य हो, पद्य हो, कहानी हो, कुछ भी हो, उसमें जो है कैरेक्टर की आवश्यकता है। बिना कैरेक्टर के कहानी कंप्लीट नहीं होगी, जो लिटरेचर है वो कंप्लीट नहीं होगा। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड दैट नोवेल एंड प्रोज कांट बी रिटेन विदाउट कैरेक्टर। एक पॉइंट ये है कि जो नोवेल, जो उपन्यास है या कोई भी प्रोज वर्क, कहानी वाला फॉर्म, उसमें अगर कैरेक्टर ना हो तो वो कहानी कंप्लीट ही नहीं होगा। द स्टोरी हु आर लीडिंग, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, द स्टोरी हु आर लीडिंग द स्टोरी, मुझसे ही बोलने में मिस्टेक हो गया है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था बिकॉज कैरेक्टर लीड्स द स्टोरी, सो विदाउट कैरेक्टर देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टोरी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि कैरेक्टर जो पात्र है वो स्टोरी को लीड करता है, इसलिए बिना कैरेक्टर के, बिना पात्र के स्टोरी की संकल्पना करना संभव नहीं है। ओके, इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के पात्र होते हैं। तो दो मेन टाइप के पात्र होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटागोनिस्ट, दूसरा को कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो प्रोटागोनिस्ट को अगर हम हिंदी में समझाने की कोशिश करें तो वो होता है नायक। अगर दूसरे की बात करें तो वो होता है एंटागोनिस्ट, जो होता है खलनायक। मतलब एक तो हीरो, एक विलन। तो प्रोटागोनिस्ट की अगर बात करें तो दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इट्स अ सेंट्रल कैरेक्टर हु इंगेज द रीडर टू रीड द स्टोरी। मतलब ये मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, और यह सेंट्रल कैरेक्टर भी होता है जो कि पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है कहानी को पढ़ने के लिए। अगर हम पेट्रागोनिस्ट की बात करें, पेट्रागोनिस्ट कैरेक्टर में, तो एडना पोंटिलियर एक पेट्रागोनिस्ट कैरेक्टर है जो कि हमें और आपको आकर्षित करती है अपनी ओर कहानी को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये द अवेकनिंग स्टोरी में एडना पोंटिलियर है, इसके बारे में अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, एंटागोनिस्ट विरोधी, तो एन अपोजिट अपोनेंट ऑफ प्रोटैगोनिस्ट, मतलब जो प्रोटैगोनिस्ट मतलब हीरो के जो अगेंस्ट में काम करे, हीरोइन के अगेंस्ट में, मेन कैरेक्टर के अगेंस्ट में जो काम करे। तो हम ये कह सकते हैं द कैरेक्टर, फोर्स और कलेक्शन ऑफ फोर्स इन फिक्शन और नरेटिव दैट अपोजेस द प्रोटैगोनिस्ट एंड गिव्स राइज टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। तो ये कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी फोर्स, बल या कोई भी कलेक्शन ऑफ फोर्स, बल का समूह, जो कि क्या करता है, नायक को इफेक्ट करता है, नायक को बदलता है। ठीक है, नायक के हृदय को परिवर्तित करता है और एक मोड़ ला देता है कहानी में, वो एंटागोनिस्ट होता है। जैसे कि एडना पोंटिलियर स्टोरी में मेडिमोसले रीज जो है वो आगाह करती हैं किसको, एडना पोंटिलियर को, कि वह जो है एलसी एरोबिन से दूर रहे। हाँ दोस्तों, मुझे याद आ गया, एलसी एरोबिन वो कैरेक्टर था जिसके प्रति एडना पोंटिलियर सेक्सुअली अट्रैक्ट हुई थी। ठीक है, तो इसमें एंटागोनिस्ट में कौन हो गया, मेडिमोसले रीज, जो कि आगाह करती थी एडना पोंटिलियर को कि तुम
एलसी एरोबिन से दूर रहो। यह यहाँ पर मेडली मॉसलेरीज एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है, एक विरोधी कैरेक्टर है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक और कैरेक्टर, एक और मतलब जो कैरेक्टर होते हैं वो दो टाइप के और होते हैं। मतलब ईएम फॉरेस्टर जो नोवेलिस्ट है, जो क्रिटिक है, उन्होंने कैरेक्टर को दो तरह से और डिवाइड किया है। पहला है फ्लैट कैरेक्टर, दूसरा है राउंड कैरेक्टर। तो जो फ्लैट कैरेक्टर होता है दोस्तों, दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर डज नॉट गोज चेंज इन द कोर्स ऑफ स्टोरी। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है कि अपने पूरे स्टोरी में अपने किसी भी हृदय का परिवर्तन नहीं करता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट राउंड कैरेक्टर, दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर गोज अ चेंज एज द टाइम पासेस इन द स्टोरी। फ्लैट कैरेक्टर अपनी स्टोरी में स्टोरी के अंदर अपने हृदय में कोई परिवर्तन नहीं लाता, जबकि राउंड कैरेक्टर जो है अपने स्टोरी में अपने हृदय के अंदर परिवर्तन लाता है। फ्लैट कैरेक्टर हैव सिंपल कैरेक्टर एंड विथ नॉर्मल मूड, but when we talk about complex round character, it have complex character with uneven swingful mood। जो सिंपल कैरेक्टर होता है दोस्तों, मतलब जो फ्लैट कैरेक्टर होता है उसका मूड नॉर्मल होता है, सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन जो कम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है या राउंड कैरेक्टर होता है, उसका जो मूड होता है अनइवनली स्विंग करता रहता है, ठीक है। दिस कैरेक्टर हैज वन और टू पर्सनैलिटी, सॉरी, जो ये कैरेक्टर होता है फ्लैट कैरेक्टर होता है, इसकी जो पर्सनैलिटी होती है एकदम सिंपल होती है। एंड फ्लैट कैरेक्टर इज बिल्ट ऑफ सिंगल आइडिया एंड क्वालिटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट राउंड कैरेक्टर, इट इज बिल्ड ऑफ मोर complex idea and capacity, and round character हैव मच मोर पर्सनैलिटी। मतलब फ्लैट कैरेक्टर एकदम सिंपल होता है, सीधे तौर पर कहें तो फ्लैट कैरेक्टर सिंपल होता है, राउंड कैरेक्टर जो है उसकी बुद्धि एकदम तीव्र होती है, वो समय के साथ चेंज होता जाता है। अगर हम फ्लैट कैरेक्टर का एक एग्जांपल ले तो थिंग्स फॉल अपार्ट के जो अकोन को वो है, अकन को वो जो है वो एक फ्लैट कैरेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि वो मस्कुलर होता है, उसकी बुद्धि ज्यादा चेंज होती नहीं है। अगर हम राउंड कैरेक्टर की बात करें जिसकी बुद्धि समय दर समय बदलती रहती है, तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है एडना पोंटिलियर, जो कि द अवेकनिंग की लीडिंग कैरेक्टर है। अब है अब कैरेक्टर तो समझ गए दोस्तों, कैरेक्टर एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर तो समझ गए। कैरेक्टर समझ गए होंगे आप। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर समझ गए होंगे, प्रोटागोनिस्ट नायक, एंटागोनिस्ट खलनायक। ये नॉर्मल कैरेक्टर हैं, जो कि दो टाइप्स के कैरेक्टर हैं जिनको सब जगह माना जाता है। लेकिन ईएम फॉरेस्टर ने अलग से दो तरह के कैरेक्टर बताए थे, एक फ्लैट कैरेक्टर, एक राउंड कैरेक्टर। ये भी आप समझ गए दोस्तों। अब है कैरेक्टराइजेशन इन नॉवेल। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑथर डेवलप्स अ कैरेक्टर, पर्सन और एनी अदर ह्यूमन बीइंग हु लीड्स द स्टोरी। तो कैरेक्टराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ऑथर डेवलप्स अ कैरेक्टर, ऑथर जो लेखक है वो एक कैरेक्टर को डेवलप करता है, मतलब एक पर्सन को या एक ह्यूमन बीइंग को डेवलप करता है, हु लीड्स द स्टोरी, जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाता है। एज मच एज द कैरेक्टराइजेशन विल बी पावरफुल, जैसे जैसे जैसा जैसा मतलब जितना कैरेक्टराइजेशन पावरफुल होगा, कैरेक्टर भी उतना पावरफुल होगा। कैरेक्टर विल बी पावरफुल। कैरेक्टराइजेशन कैन बी डन इन टू वेज, दो तरह से कैरेक्टराइजेशन किया जा सकता है। एक डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। तो जो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है, इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर को जो है सीधे सीधे फिजिकली डिस्क्रिप्शन द्वारा दिया जाता है। जैसे कि ओकोन कवो एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा व्यक्ति होता है, सीधे बात खत्म हो गई, तो ये डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन हो गया। अगर हम इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इट डिस्क्राइब अ कैरेक्टर थ्रू देयर थॉट, एक्शन, स्पीच एंड डायलॉग। जैसे कि एडना पोंटिलियर हो गई, ये एक इनडायरेक्ट कैरेक्टर हुई जो कि एकदम थॉट से जानी जा सकती हैं। उसका थॉट शुरू में कुछ और था, अंत में कुछ और था। एक्शन से जानी जा सकती है, शुरुआती एक्शन सॉफ्ट वाला था, बाद में वो बहुत ही हार्ड हो गई थी, बहुत मजबूत स्त्री बनने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरह से कैरेक्टराइजेशन होता है दोस्तों। अब ये समझ गए दोस्तों। अब एक अंतिम है, व्हाट इज प्लॉट एंड व्हाट इज इट्स टाइप। प्लॉट क्या है और इसके टाइप क्या हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से प्लॉट और इट्स टाइप, कैसे इसको समझाऊं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से, हाँ, याद आ गया दोस्तों। प्लॉट और स्टोरी, स्टोरी को हम कथा कहते हैं, प्लॉट को कथानक कहते हैं। स्टोरी में क्या होता है दोस्तों? सिंपल, कुछ नहीं होता है। आपने एक कहानी पढ़ ली, राजा को रानी से प्यार हो गया, कहानी खत्म। लेकिन अगर हम प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट उठता है कि राजा को रानी से कैसे प्यार हुआ। तो स्टोरी क्या हुआ कि राजा को रानी से प्यार हो गया, ठीक है। राजा को रानी से कैसे प्यार हो गया, या राजा को रानी से प्यार होने में कुछ समय लगा, राजा रानी की ओर आकर्षित हुई, तो ये जो है प्लॉट है। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि
जो लैपटॉप है मेरा वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो प्लॉट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली प्लॉट जो है वो फ्रेमवर्क है, एक बोले तो एक रूपरेखा तैयार करता है स्टोरी की, एक कहानी की। इट हैज़ अ बिगनिंग, इसकी एक शुरुआत होती है, अ मिडिल एंड एन एंड। यह एक इसकी एक बिगनिंग होती है, इसकी एक शुरुआत होती है, इसका एक मध्यम होता है, मतलब ये मध्य वाला मध्य भी होता है इसका, और इसका अंतिम भी होता है। इट एडवांसेस विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स, कैरेक्टर्स एंड एक्शन। इसको दिखाया जा सकता है कैसे? इवेंट्स के माध्यम से, जो स्टोरी में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके माध्यम से, स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं, पात्र है, उसके माध्यम से, और स्टोरी में जो एक्शंस हो रहे हैं उसके माध्यम से हम प्लॉट को दिखा सकते हैं। ए नॉवेल में हैव अ प्लॉट और अ सब प्लॉट। एक नॉवेल में प्लॉट हो सकता है और एक सब प्लॉट हो सकता है, बट बोथ कांट बी सेपरेटेड एट एनी इंस्टेंट। लेकिन प्लॉट और सब प्लॉट या फिर स्टोरी को कभी भी कहीं पे भी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन द बिगनिंग, अब ये मुद्दा आता है दोस्तों कि प्लॉट की शुरुआत कैसे हुई, प्लॉट को लोगों ने कैसे जाना। तो इन द बिगनिंग एरिस्टोटल, एरिस्टोटल एक लेखक थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं, एरिस्टोटल की तो कोई बात ही नहीं करते हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी अपना योगदान दिया है, साइंस में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, पता नहीं किस किस में दिया है। एरिस्टोटल बेसिकली इसको हिंदी में अरस्तू के नाम से जानते हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे अब। तो एरिस्टोटल जो है उन्होंने एक फेमस वर्क लिखा था जिसका नाम था पोएटिक्स, द पोएटिक्स, और ये 4th सेंचुरी, 4 सेंचुरी, 4वीं शताब्दी BC, बिफोर कॉमन एरा में इन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने बोला था, ही डिस्क्राइब प्लॉट एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉवेल। उन्होंने कहा था कि जो प्लॉट है यह नॉवेल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। पूरा का पूरा बैटरी ही शायद बैठ जाएगा दोस्तों, लगता है क्लोज। ठीक है, देख लेते हैं 2-4% में जो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो प्लॉट होता है एक नॉवेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और वो उन्होंने डिफाइन किया था प्लॉट को, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन, इवेंट एंड सिचुएशन एंड कैरेक्टर्स इन ऑफ ए स्टोरी। ये जो प्लॉट होता है उन्होंने कहा था कि कॉम्बिनेशन होता है एक्शन का, इवेंट का, सिचुएशन का, कैरेक्टर का, एक स्टोरी में, मतलब एक्शन, इवेंट, घटना, सिचुएशन, कैसा वहाँ सिचुएशन है, कैसी संभावनाएं हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, उन सभी के मिश्रण को उन्होंने क्या कहा था? प्लॉट कहा था, ठीक है। लेकिन वो जो है, जो एरिस्टोटल थे, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। ही नेवर डिफ्रेंशिएट अ प्लॉट एंड अ स्टोरी, मतलब वो एक प्लॉट को और एक स्टोरी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। लेटर फॉर्स्टर, लेटर बाद में E.M. फॉर्स्टर जो एक क्रिटिक थे और एक नोबेल राइटर थे, ही डिफ्रेंशिएट स्टोरी एंड प्लॉट। उन्होंने बाद में स्टोरी और प्लॉट को डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। अब वो कैसे डिफ्रेंशिएट किए थे? उन्होंने एक एग्जांपल दिया था। ही टेक्स अ एग्जांपल एंड सेड द किंग डाइड आफ्टर द क्वीन डाइड इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरी। राजा मर गया और राजा के मरने के बाद रानी मर गई, यह एग्जांपल है एक स्टोरी का। एंड द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ग्रिफ टू इज एन एग्जांपल ऑफ प्लॉट। उन्होंने कहा था कि राजा मर गया और उसी के शोक से रानी भी मर गई, तो यही क्या है? प्लॉट है। और अंतिम में उन्होंने कहा था, उन्होंने मतलब इस एग्जाम्पल के बाद ही डिफाइंस प्लॉट एज a narrative of events arranged in a time sequence that emphasize any special character or casualty। तो उन्होंने कहा था कि एक नैरेटिव, एक इवेंट, कोई भी घटना का एक निश्चित घटनाक्रम, ठीक है, और वह एक किसी विशेष चीज पर फोकस करे तो उसे हम प्लॉट कहेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से दैट प्लॉट इज सम नैरेटिव और सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। हम अंतिम में सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्लॉट जो होता है एक नैरेटिव होता है, सीक्वेंस होता है स्टोरी का, विच इज अरेंज्ड बाय द नोवेलिस्ट हरसेल्फ टू कन्वे हर मैसेज एंड सोसाइटी रूल। एक प्लॉट होता है, वो क्या होता है कि नैरेटिव और सीक्वेंस होता है स्टोरी का, एक मतलब एक बोले तो एक चेन होता है स्टोरी का, विच इज अरेंज्ड बाय नोवेलिस्ट, जो कि नोवेलिस्ट के द्वारा ही अरेंज किया जाता है, जो कि खुद नोवेलिस्ट अरेंज करते हैं, टू कन्वे हर मैसेज टू सोसाइटी, और उसके माध्यम से वो अपना संदेश सोसाइटी तक, समाज तक पहुंचाते हैं। समझ में आ गया? अब है कि प्लॉट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने ऊपर जो डिस्कस किया दोस्तों, उसको अगर हम आधार माने तो हम ये कह सकते हैं कि द प्लॉट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरनल प्लॉट एंड सेकंड इज एक्सटर्नल प्लॉट। इंटरनल प्लॉट जो है, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। द इंटरनल प्लॉट आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल, एंड एरिस्टोटल डिवाइड द इंटरनल प्लॉट इनटू 2 सब टाइप, सिंपल प्लॉट और कम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट क्या होता है कि लार्जली एपिसोडिक होता है नेचर में, इट इज लार्जली एपिसोडिक इन नेचर एंड इट इज द लूजिएस्ट फॉर्म ऑफ प्लॉट। और
इट रिप्रेजेंट पिकारेस्क्यू नॉवल इजिली। जो सिंपल प्लॉट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि लूज होता है एकदम, ये लूज फॉर्म ऑफ प्लॉट होता है, लूज एकदम लूज होता है, इसमें ज़्यादा जटिलताएं नहीं होती, ज़्यादा समय एक्शन इवेंट नहीं होता, तो ये सिंपल प्लॉट होता है। कम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स बोथ रिवर्सल एंड फॉर्चून। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी असीम संभावनाएं होती है, जैसे कि एडना पोंटिलियर का जो कैरेक्टर, इसमें जो ये जो नॉवेल है, इसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स प्लॉट देखने को मिलते हैं, अलग अलग समय पे मूड स्विंग करता रहता है, तो ये कम्प्लेक्स प्लॉट है। और ये एडना पोंटिलियर जो है इसकी लीडिंग कैरेक्टर है कम्प्लेक्स प्लॉट में। और सिंपल प्लॉट में ओकोनकोवो का कैरेक्टर है जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट में है। अब नाउ when we talk about the second type of plot, that is known as external plot, and it has many types: science plot, fiction plot, tragic plot, comic plot, static plot. And this type of classification of plot is based on Nathaniel Hawthorne। और ये जो लास्ट में जो ये क्लासिफिकेशन था दोस्तों, ये नेथनियल हॉथॉर्न के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। एकदम एक एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझ, और ये जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग एकदम 100% कर लीजिएगा, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुझे पूरा अनुमान है कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एक पेज और है दोस्तों, चैप्टर 2 द अवेकनिंग बाय कैटी चोपिन, मैं इसको भी डिस्कस करवा देता है। इसमें 7 क्वेश्चन है, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं इसको डिस्कस आज नहीं करवा पाऊंगा, और बैटरी भी मेरा पूरा डिस्चार्ज हो गया। पता नहीं अगर ये बैठ भी जाता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है, पूरा बैठ जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो मैं अपलोड भी कर पाऊंगा। अगर वीडियो अपलोड नहीं होगा तो मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन अगर अपलोड हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि अथवा कमी रह गई होगी तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इसमें अगर कोई कमी अथवा त्रुटि हो तो आप लोग उसको पॉइंट आउट कर दीजिएगा, और अगर कोई समस्या हो तो उसको आप लोग एकदम कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर से जरूर कोशिश करूंगा कि उसके आंसर दे सकूं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स एंड बाय बाय, गुड नाइट।